नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। नैतिकता राजनीति में सेल्फी की तरह है। जब मन करे अपनी सहूलियत का कैमरा अपनी तरफ घुमाइए और जिस एंगल से मन करे उस एंगल से अपनी नैतिक तस्वीर जनता के सामने खींच कर रख दीजिए। दो उदाहरण देखिए। नीतीश कुमार ने कहा कि संसदीय प्रणाली की जानकारी सहज रूप से दी जानी चाहिए ताकि लोगों को इसमें दिलचस्पी बने। और जो लोग दिलचस्पी ले रहे हैं यानी उन्हीं के समर्थक आरजेडी के कार्यकर्ता जगजीवन राम की प्रतिमा का शुद्धिकरण करते हुए दिखाई दे रहे तस्वीरों में, क्योंकि मांझी ने उस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। तो नीतीश जी, सबसे पहले तो अगर आप वाकई परंपरा सिखाना चाहते हैं तो पहले अपने सहयोगियों को सिखाएं। जनता के लिए परंपरा से ज्यादा पेट भरने के गुर सीखना जरूरी है। उधर जीतन राम मांझी साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी हत्या कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते रहे हैं कि अभी भी घर में भगवान की जगह नीतीश की तस्वीर है। तो मांझी जी, याद रखिए, राजनीति एक ऐसी भक्ति है जिसमें बलि पहली शर्त है, बाकी आप खुद समझदार हैं। दरअसल ऐसे और भी उदाहरण है देश में। कुछ दिन पहले देखिए, बीजेपी की बैठक में अडवाणी जी शामिल हुए, पर मोदी जी ने उनकी तारीफ भी भक्ति की तरह कर दी और अडवाणी जी को बोलने का मौका भी नहीं मिला। यहां भी भक्ति भारी पड़ गई। दरअसल देखेंगे आप ध्यान से तो पूरा राजनीतिक माहौल ही खतरनाक भक्ति का रूप ले चुका है। राहुल गांधी जी का अब तक पता नहीं चला है। सोनिया गांधी ने 10 दिन में विपक्ष को एकजुट करने का जो काम किया वो राहुल गांधी शायद 10 वर्षों में भी नहीं कर पाए। फिर भी उत्तराखंड के सीएम का बयान आज पढ़ रहा था कि राहुल गांधी में अद्भुत क्षमता है। तो कांग्रेसियों से कहना चाहेंगे कि भारत को अद्भुत क्षमता से लैस गायब होने वाले सुपर हीरो की नहीं बल्कि दिखाई देने वाले नेता की जरूरत है। बाकी गायब करने के लिए जनहित की योजनाएं ही काफी हैं। उधर केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के विषय में कहा, हम जुमले नहीं वादों को पूरा करते हैं। और थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि 9 सितंबर 2014 को यही केजरीवाल नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे थे। तो यह केजरीवाल की नई राजनीति जिससे हम और आप उम्मीद कर रहे थे। और अब आइए झारखंड। धोनी घर पर बैठे हुए हैं। सरकार के कार्यकाल का शतक पूरा हो रहा है। झारखंड में जनता के अच्छे दिन मोनो रेल की घोषणा की तरह है। कहीं है, कहां है, इसका डीएनए करेंगे आज। तो झारखंड आज 14 साल 5 महीना और 21 दिन का हो गया। इन दिनों में झारखंड विकास के बदले बदहाली के रास्ते पर चला। गांव, गरीब और किसानों की स्थिति खराब हुई। लोगों ने इस उम्मीद से पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी कि उसके अच्छे दिन आएंगे। बहुमत की सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में गांव, गरीब और किसानों को लेकर सरकार ने क्या किया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कैसा खेल। देश के अमीर राज्य के गांव गरीब, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सब में फिसड्डी। देश की कुल खनिज संपदा का 40% अकेले झारखंड देता है। लेकिन नियति का क्रूर मजाक देखिए। राज्य के 74% ग्रामीण परिवारों को बिजली की सुविधा नहीं, 75% गांवों में पहुंचने के लिए पक्की सड़कें नहीं, 35 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे, 66% परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं, 77% परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं। प्रति 1000 की जनसंख्या में से 41 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते। प्रत्येक 1 लाख में 261 माताओं की मृत्यु बच्चों को जन्म देने के दौरान हो जाती है। लगभग 39% बच्चे अभी भी विद्यालय नहीं जाते और तकरीबन 70% कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा नहीं। ये आज के झारखंड की तस्वीर है। राज्य में 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास ने जब सीएम पद की शपथ ली थी तो लोगों को उम्मीद जगी कि इस बार उनके अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि सूबे में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। सरकार के 100 दिन हो गए। ऐसे में हमने ग्रामीण इलाकों की पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि क्या काम हुआ है। लोगों ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। कह रहा है कि ट्रैक्टर जो बांट रहे हैं हम लोग, मशीन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो सब गांव वाला को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं सर, नहीं मिल रहा है। काहे? पता नहीं मिल रहा है कि नहीं। यहाँ तो नहीं मिला है। मिलवे नहीं किया? नहीं, बीज अपने खर्च के लाता है बिया।
अपने खर्च के लगता है, पैसा लगा के लगता है, बीज लगाते हैं खेती बाड़ी में। यानी पिछले 3 महीने में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ बदला है गांव में आपका? कुछ योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं बदला है। कुछ नहीं बदला। नहीं, जस है पहले जैसे है वैसे ही अभी भी है। एक किसान और गृहिणी का दर्द आपने सुना। 100 दिन में इनके लिए कुछ भी नहीं बदला। चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि ने कोई सुध नहीं ली। जिंदगी पहले जैसे चलती थी आज भी वैसे ही चल रही है। अब आपको लेकर चलते हैं रांची के कांके प्रखंड स्थित कोयंजारी गांव। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत रांची के इसी कोयंजारी गांव से की थी। उन्हें उम्मीद इस बात की थी कि जो बदलाव की बयार इस कोयंजारी गांव से बहेगी उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। बारह साल पहले जब इस गांव से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब तो उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन वो आज जैसे हैं तब भी वैसे ही थे। आज भी इस गांव के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। गांव के किसी भी घर में शौचालय नहीं। इस बारे में जब हमने लोगों से पूछा तो झारखंड में पिछले 14 सालों में विकसित हुए भ्रष्ट सिस्टम की सच्चाई सामने आ गई। कभी आप लोगों ने दरखास्त दिया ब्लॉक में? दिए थे एक बार, फिर आया था बाथरूम पर, पैसे लेने के कारण से कोई बाथरूम नहीं लिया। क्या बोल रहा था? 1000 दो उसके बाद बाथरूम मिलेगा, बल्कि घूस मांग रहा था। हाँ शायद। इस गांव की तस्वीर न तो बिहार से अलग झारखंड राज्य बनने के बाद बदली, न ही 12 साल पहले तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के आने से, न तो रघुवर सरकार के 100 दिन पूरे होने से। आलम यह है कि जिन हाथों में सुबह के समय किताबें होनी चाहिए उनके हाथों में पानी का बोतल और डब्बा है। गांव वालों ने अलग अलग लोगों के शौच जाने के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर रखा है। मसलन सुबह 4 बजे उजाला होने तक महिलाएं शौच जाती हैं, उसके बाद पुरुष सदस्य और फिर बच्चे। गांव में इस व्यवस्था से यहाँ के लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि चाहकर भी व्यवस्था बदल नहीं सकते। एक तो बहुत दिक्कत है क्योंकि घर के माँ बहन लोग सब मैदान में जाते हैं शौच करने, तो थोड़ी सी शर्म लगती है क्योंकि सबका घर में अपना होगा शौचालय तो सुविधा होगी, सबको अपने घर में ही करेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग का अपना सुविधा होगी, इसीलिए शर्म लगता है अभी खेत में जाते हैं। ऐसे हालात से सिर्फ एक गांव नहीं जूझ रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुले में शौच करने के मामले में झारखंड पूरी दुनिया में आगे है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में 92.4% घरों में शौचालय नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में व्यवस्था बदलेगी। पूरे राज्य में हर घर में शौचालय बने, उसका टारगेट हम लोगों ने लिया है, जिसमें इस वर्ष का टारगेट हम लोगों का है करीब 600 पंचायत, जो पूर्ण रूप से उसको हम लोग सभी घरों में शौचालय बने, स्वच्छ बनाएंगे। 600 पंचायत का इस बार हम लोगों का टारगेट है। रघुवर सरकार के मंत्री भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन क्या माना जाए कि 100 दिनों का काम संतोषजनक है या फिर अच्छे दिनों के लिए अभी और दिन गिनने होंगे? देश में और झारखंड में सत्ता बदली, निजाम बदले और इसका प्रभाव कोयंजारी गांव पर भी देखने को मिला। अब आलम यह है कि गांव के किसी भी घर में शौचालय नहीं, जिसकी वजह से लगातार उन्हें शर्म का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। फिलहाल एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं प्रदीप सिन्हा साहब, झारखंड से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप सिन्हा साहब। और संतोष कुमार मेरे सहयोगी भी रांची से जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे प्रदीप सिन्हा साहब से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप सिन्हा साहब जी, पॉइंट टू पॉइंट सवाल रहेगा और जवाब कोशिश कीजिएगा छोटे हो, टू द पॉइंट हो। अमित शाह साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आपके झारखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह मात्र 5 महीने में नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में सबका भरोसा जीता है, उसी तरह हम झारखंड का विकास कर आपका भरोसा जीतेंगे। 5 महीने टाइप से उन्होंने वक्त दिया था, 3 महीने पूरे हो चुके हैं। अमित शाह जी ने फोन करके आपको कहा कि कामकाज से झारखंड में संतुष्ट हैं और आप मुख्यमंत्री से भी मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे। हम लोगों को तो सौभाग्य प्राप्त है नहीं है, क्या कहा गया है आपको? देखिए, कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया, ठीक है। सरकार बनी है तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य है विकास के, उसको पूरा करना ये प्राथमिकता है हमारी। अभी बजट सत्र खत्म हुआ है और बजट सत्र के दौरान जो प्राथमिकताएं हैं उसको हम लोगों ने तय किया है और उस हिसाब से विभाग तैयारियों में लगा है। और बजट की राशि कैसे पूरी खर्च हो, बजटीय मतलब आप कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में जो राशि लैप्स हो जाती है, मुख्यमंत्री जी की बात तो इस बात पर ज़्यादा है, जोर इस बात पर ज़्यादा है कि बजट की राशि खर्च करने पर हम ज्यादा ध्यान दें, लैप्स ना हो पाएगा जी। घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी, आपको लगता है कि ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहिएगा, आपको लगता है कि सरकार आपकी उस दिशा में बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रही है? एक एक करके हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पर फिर भी आपका कमेंट लेना चाहूंगा। ईमानदारी से कहिए, घोषणा पत्र में जो घोषणाएं हुई उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार पूरे 5 साल के लिए बनी है और 100 दिन के आधार पर आप उसका आकलन नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 100 दिनों में कुछ नहीं हुआ। सरकार ने अपनी ओर से कमिटमेंट्स दिखाई हैं और सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील है। चलिए, अब टू द पॉइंट शुरू करते हैं सर आपके साथ। सवाल मेरा ये सर कि महिलाओं के विकास के लिए आपने घोषणा पत्र में कहा महिला सशक्तिकरण, दूसरे पॉइंट पर आपने लिखा महिला सशक्तिकरण को, लेकिन यहां दिखा रहा है सर, हकीकत आपके यहाँ ये है कि घोषणाएं हुई, काम महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ भी हो नहीं पाया। कॉर्पोरेट कंपनीज को कहा गया, आपकी सरकार ने कहा कि हम निर्देश देंगे कि वो हॉस्टल बनाएं, CSR के तहत पैसे खर्च करें, महिलाओं को मजबूती मिले समाज में, उसमें कोई काम की शुरुआत नहीं हुई है। 3 महीने में कम से कम आप एक कदम भी तो उठा सकते थे। देखिए, प्राथमिकताएं हैं और प्राथमिकताओं को ऐसा नहीं है कि डे 1 से आप इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। प्लानिंग करना होगा, प्लानिंग के हिसाब से फिर उसके बजटीय प्रावधान और उस अनुरूप कहाँ आवश्यकता है किस चीज़ की, क्षेत्र को चिन्हित करना, कहाँ उसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर कि मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल के जो सहयोगी मंत्री हैं, उसके अलावे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारी होमवर्क चल रही है। और आप देखेंगे, थोड़ा वक्त तो दीजिए, अभी 100 दिन ही बीता है, सर वक्त दीजिए। नहीं, हम बिल्कुल रूप से आपको प्रगति नजर आएगी। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 दिनों में सरकार पूरी तरह से जादू की छड़ी घुमा दे, लेकिन एक होता है ना सर कि कम से कम आप ऐसे उदाहरण पेश करें या कम से कम स्टेप तो उठाएं कि लगे काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी वेट कर रहे हैं, लेकिन एक कमेंट आपसे और भी लेना चाहूंगा। महिला वाला मामला पीछे रह गया सर, उसमें आपने कुछ किया नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए आपने घोषणा की थी कि डिफेंस सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा जिन स्टूडेंट्स की है उनके लिए अच्छी खबर है, डिफेंस यूनिवर्सिटी खोलेंगे, 12वीं के बाद स्टूडेंट्स झारखंड के वहां जाकर पढ़ाई करेंगे। घोषणा ही है सर, 3 महीने कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसमें भी फिजिबिलिटी वाला उदाहरण देंगे आप? नहीं, आप तो इस तरह से देखिए, आप तो प्रश्न इस तरह से कर रहे हैं मानो 3 महीने का ही हमने लोगों से समय मांगा था। अच्छा, तो ये पहले बोला आपने कि 3 महीने का समय नहीं है, ये 6 महीने बाद होगा। मैंने कहा कि आपने भी तो नहीं कहा प्रदीप सिन्हा साहब कि 6 महीने बाद होगा। ईमानदारी से बोलिए सर। हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं, जिस जनता को हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि 3 महीने के भीतर करेंगे, ये पक्का है और इस बात पर यकीन रखिए कि संतोष मेरे सहयोगी बने हुए। संतोष जी, जितनी ईमानदारी से अभी प्रदीप सिन्हा साहब कह रहे हैं, उतनी ईमानदारी से पहले नहीं कहते कि टाइम फ्रेम नहीं दिया है। शुरुआत होने में भी 5 साल का वक्त लग सकता है। जी हाँ, देखिए, अगर ये इन लोगों को पहले ये तय करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को कि रघुबर की जब सरकार बनेगी, रघुबर दास की, तो फिर कितने दिनों में काम का आकलन किया जाए। अगर ये कहते हैं कि 3 महीने के दरमियान, 100 दिनों के दरमियान अगर सरकार ने स्टेप्स नहीं लिए तो ये इनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर होता है। जैसे ही किसी भी सरकार की मेजॉरिटी आने की संभावना होती है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे ब्यूरोक्रेट्स उन अलग दोनों ही पार्टियों के, यहां तक कि चुनाव के जस्ट बाद दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो को लिया जाता है और 100 दिन का एक एजेंडा तैयार किया जाता है कि हम ये प्रायोरिटी देंगे, इस मैनिफेस्टो में क्या क्या है, क्योंकि अगर उस पार्टी की सरकार बनती है तो उसके मैनिफेस्टो के अनुसार से काम करना पड़ेगा, दूसरे की अगर सरकार बनती है तो उसके मैनिफेस्टो के अनुसार। तो यहां पर ये एक फेल्योर सामने दिखाई पड़ रहा है। और साथ में यहां ये भी कहेंगे कि सरकार ने एक गलती की है कि
जो सरकार माहौल बनाने की बात कह रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सहयोग यहाँ बैठे हैं ये कहेंगे कि हमने माहौल बनाने का काम किया ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो सके, यहाँ पर कंपनियां आ सके, रोजगार पैदा हो सके, लेकिन जनता को यहाँ पर वो स्टेप्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिससे उन्हें ये लगे कि अभी फायदा मिला है। बिल्कुल बेसिक चीजों की बात है। प्रदीप सिन्हा साहब, सिंगल विंडो सिस्टम आप लागू करेंगे, आई एग्री, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो बेसिक है सर। आईआईटी तो बाद में लगाएंगे आप, आईआईटी की घोषणा आपने कर दी, स्कूल में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, अंडा देने से तो बच्चा जाएगा नहीं स्कूल में सर। फैक्ट बात तो ये है। तथ्यों पर सवाल करते हैं एक एक करके। अब मुझे बताइए सर, स्वास्थ्य विभाग में जो काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं अभी तक 3 महीने में, या इसमें भी आपको और समय चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 100 दिन कोई लैंडमार्क नहीं है। हम भी नहीं कह रहे। मीडिया ने अपनी ओर से कोई 100 दिन का लैंडमार्क तय कर दिया हो तो पार्टी उसके लिए जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं, आप जवाब जहां तक प्रश्न मैं आपसे सहमत हूं प्रदीप सिन्हा। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से भ्रष्टाचार पर खासकर जोर दिया कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी पार्टी की, सरकार की, और इस दिशा में हम बिल्कुल कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कई विभाग के बड़े अफसर निगरानी के दायरे में आए, कई पर कार्रवाई की गई, तो सरकार ने अपनी ओर से कम ये संकेत तो दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कोई समझौता नहीं करने जा रही है। हाँ। और जहां तक आपने कहा स्वास्थ्य विभाग में, तो आपने देखा होगा कि आपने या तो मीडिया पर्सन्स के माध्यम से जो समाज में भी लोगों के बीच जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार आप कह सकते हैं जो रांची का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, उसके अलावा जो राज्य के अन्य अस्पताल हैं, रेगुलर विजिट चल रहा है उनका, मॉनिटरिंग चल रहा है, निर्देश दे रहे हैं वो, ताकि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। रिपोर्ट सी कहती है कि गांव में दवाओं की किल्लत है सर। रिपोर्ट सी कहती है कि गांव में दवाओं की भारी किल्लत है आज की तारीख में, डॉक्टर्स के पद खाली हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से समाधान हो गया, किल्लत है, उस दिशा में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आपने देखा होगा रिम्स में जब मंत्री जाते हैं तो उनको ये बात काफी बुरी लगती है कि मरीज खाना के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उन्होंने इस बात के निर्देश दिए। राजेंद्र सिंह को भी बुरा लगता था, कांग्रेस के वो हेमंत सोरेन की सरकार में राजेंद्र सिंह को भी बुरा लगता था। तो और कई चैनल दिखाते हैं कि मंत्री पहुंच के और निरीक्षण में और जादुई बदलाव हो गया। बुरा लगना अलग चीज है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करना अलग चीज है। और रामचंद्र चंद्रवंशी जी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। आपने देखा होगा उनकी गंभीरता इस बात को लेकर है कि राज्य के सभी अस्पतालों में उनका दौरा चल रहा है। ठीक है। और लोगों को निर्देश भी दे रहे हैं वो। जहां तक बात है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी ओर से पहल शुरू करें। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो प्रदीप सिन्हा साहब से और भी सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, और साथ ही अरुण जेटली जब झारखंड आए थे तो उन्होंने क्या कहा था उस पर भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। रिपोर्ट दिखा चुके हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की सरकार जो काम कर रही है क्या वो इस बात से संतुष्ट हैं कि उनकी सरकार किस दिशा में जा रही है। जल संसाधन विभाग की बात करना चाहेंगे, प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। प्रदीप सिन्हा साहब, आपकी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक जिससे लगे कि आप पिछली सरकारों से अलग है। आपने भी टारगेट सेट कर दिया है, आपने भी घोषणा कर दी है, आपने भी कहा कि अवैध बोरिंग को हम गंभीरता से लेंगे। तो हेमंत सोरेन भी मजाक में नहीं ले रहे थे, वो भी गंभीरता में ले रहे थे सर। मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए, मैं पिछली सरकारों पर आरोप नहीं लगाने जा रहा, लेकिन सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचे, शुद्ध पेयजल लोगों को नसीब हो, मुहैया हो। इस दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। जहां तक शहरी जलापूर्ति योजना है, उस दिशा में भी आपने देखा होगा कि सरकार की ओर से जो बजटीय प्रावधान है वो किए जा चुके हैं। आप देखेंगे जो थोड़ा प्रोसेस होता है, डीपीआर तैयार करना, टेंडर करना, फिर टेंडर की जो अवधि होती है तो समय लगता है। आप रातों रात मतलब एकदम इनसाइड आउट चेंज चाहते हो, ये डे इन एंड डे आउट कुछ मैं नहीं चाहता हूं सर, आपके नेता ये मैं तो बस एक कामकाज का देखिए। क्या प्रदीप सिन्हा साहब ईमानदारी से एक शब्द में कहेंगे कि नेता जब घोषणाएं करते हैं, मुझे पता है 10 मिनट की डिबेट में हम झारखंड में आप क्या करें किसी को नहीं समझा सकते, ना मैं समझा सकता हूं और आप तो बयान रट ही के आए हैं सर। मेरा ये कहना है कि आप ईमानदारी से कहेंगे कि जो घोषणाएं हुई थी उसमें और धरातल पर काम में बहुत फर्क है। देखिए, मैं ये कहना जा रहा हूं आपको कि आप जिस तरह से आकलन कर रहे हैं स्थितियां ठीक उसके उलट है।
और अगर आपने सिर्फ नकारात्मक चीजों को ही परोसने का फैसला कर दिया तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। नहीं, लेकिन सरकार सही दिशा में कदम चल रही है, सरकार ने योजनाएं सही बनाई है और उस दिशा में प्रयत्न जारी है। अब थोड़े दिनों का वक्त दीजिए, निश्चित रूप से आपको धरातल पर चीजें नजर आएंगी। हाँ, बिल्कुल, आप फिर मैं लीजिए ना समझता सर। हूँ कि जब नेक्स्ट डिबेट कभी आप करेंगे तो आपके आकलन जो है बिल्कुल उलट होंगे। जी, पिछली डिबेट मुझे याद है सर, आप उठ के ही चले गए थे, तो मुझे डर लगता है आपसे सवाल पूछने में कि इस बार भी आप ना चले जाएं। इसलिए आराम से ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरुण जेटली साहब जब, ओके सर, इस पे बाद में बात करेंगे। अरुण जेटली साहब ने कहा कि झारखंड के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ। स्टूडेंट्स आपके साथ गए, यंगस्टर्स आपको वोट किया बहुत सारा, लेकिन उनके जो छोटे भाई बहन जो पढ़ने वाले हैं स्कूल में कैसे पढ़ने जाएंगे सर? अभी तक तो आपने कुछ स्टेप उठाया नहीं, और हड़ताल पर जाने वाले लोग लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं शिक्षा विभाग से भी। कुछ ठोस उपाय होगा सर उसमें? देखिए, शिक्षा विभाग में जिस तरह से माफिया तत्वों का कब्जा हो गया है, आए दिन नित नई नई मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना और दबाव के माध्यम से अपनी राजनीति करना। जो मांग रहे हैं वो आप माफिया ईमानदारी हैं से कहें, आज 15 वर्षों में अगर झारखंड का बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उस तरह के कोई तत्व हावी हैं जो शैक्षणिक माहौल को बिगाड़े रखना चाहते हैं। अधिकांश शिक्षक ये चाहते हैं कि चूंकि उनके भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, सभी के बच्चे नहीं पढ़ते हो, लेकिन कुछ शिक्षकों के बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ते हैं, तो कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि स्कूल का शैक्षणिक वातावरण खराब हो और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिले। लेकिन कुछ शिक्षक सिर्फ राजनीति को ही अगर धंधा पेशा बना ले तो मैं समझता हूं कि आप फिर इस स्थिति से बाहर निकलने में समय लगेगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा कमेंट संतोष जी से लेना चाहते हैं। संतोष जी, कल ब्रेकिंग चलाने का मौका मिल जाएगा, बहुत रिस्की बयान दे रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि माफिया लोग जुड़े हुए हैं शिक्षा विभाग में। नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से दे रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं बहुत गंभीरता से ईमानदारी से कह रहा हूं। नहीं, ये इनका ये बयान हो सकता है, ये अपने बयान से ही पलट जाएं, क्योंकि जिस तरीके आप शिक्षा के उन शिक्षकों को आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि वो माफिया हैं, या फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना थोड़ा सा ज्यादा लगता है। लेकिन इस सरकार को जो अभी 100 दिन हुए हैं, और ये जो कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि 100 दिन का मीडिया ने क्रिएट किया है, तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि शहर में जगह जगह पर होर्डिंग्स लगे हैं जो कि सरकार ने लगवाए हैं। सरकार ने आज के अखबारों में इश्तिहार दिया है 100 दिन में सरकार ने क्या क्या काम किया, तो ये फिर मीडिया ने नहीं किया, सरकार की तरफ से अपनी जो काम किए हैं उन काम को सरकार ने दिखाने की कोशिश की है। तो ऐसे में अब इन्हें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। हर कोई अब मीडिया को बड़ा आसान होता है मीडिया के ऊपर आरोप लगाना, और ये भी लगा रहे हैं। फाइनल कमेंट्स प्रदीप सिन्हा साहब, फाइनल कमेंट्स प्रदीप सिन्हा साहब, आपने कहा कि नक्सलियों से सख्ती से निपटेंगे। उनका भाषण में सुन रहा था, उनके बयान भी पढ़ रहा था आपके सीएम रघुवर दास साहब। अभी उन्होंने 25 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिए सरेंडर पॉलिसी। एक आम आदमी जिंदगी में 25 लाख कब कमा पाएगा पता नहीं सर। देखिए, मेरा नजरिया इसमें थोड़ा भिन्न है जी। मैं समझता हूं कि जिस तरह के नक्सली अतिवादी कदम उठाते हैं, अगर उनसे बातचीत के माध्यम से बात बनती हो तो बने, और नहीं तो फिर उनके खिलाफ भी उसी अतिवादी कदम की आवश्यकता है। कोई पुलिसकर्मी, कोई सीआरपीएफ का जवान अगर मारा जाता हो, उसे घर वाले को उतनी ही तकलीफ होती है जितने किसी आम व्यक्ति के मरने से होती है। ठीक है, इतनी जिस तकलीफ को आप अभी, जिस तकलीफ का आप अभी अनुभव कर रहे हैं, उम्मीद है कि झारखंड के जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो दूसरी समस्याएं हैं उसके संदर्भ में भी आप थोड़ी तकलीफ का अनुभव करें तो अच्छा लगता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सिन्हा साहब, बेबाकी से अपनी बातचीत रखने के लिए। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।